Hello everyone, class 8 history chapter 10 India after independence. A new and divided nation. नया देश तो मिला, खुशी थी, पर दुख भी इस बात का था कि हमारा इंडिया का बहुत बड़ा पार्ट अब हमारा नहीं रहा। वो बहुत बड़ा पार्ट वाला हिस्सा अब पाकिस्तान बन चुका था। नॉर्थ वेस्ट में जो अब पाकिस्तान है एंड ईस्टर्न साइड में जो बांग्लादेश है, ये हमसे अलग हो गया था पार्टीशन के टाइम। जब इंडिया फ्री हुआ, इंडिपेंडेंस मिली, तो इंडिया को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करना पड़ा। 1. इंडिया ने बोल दिया कि हमारी कंट्री तो सेक्युलर होगी, जहां सब धर्म के लोगों को इक्वल ट्रीट करा जाएगा। एंड पाकिस्तान ने भी साफ साफ बोल दिया कि हम सेक्युलर कंट्री नहीं बना रहे हैं, हमारा पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री होगा और पाकिस्तान में मुस्लिम को मेन इम्पोर्टेंस दिया जाएगा। तो इस वजह से सिख, हिंदू और भी जात के लोग, कास्ट के लोग चले गए पाकिस्तान से। पहले तो इंडिया ही था ना, वो पार्टिकुलर जगह जब इस्लामिक कंट्री बन गया तो जो सिख, हिंदू जो वहां थे सब इंडिया आ गए। हमारे सेक्युलर कंट्री है। 8 मिलियन रिफ्यूजी लोग, जो 8 मिलियन लोग आए हमारे सेक्युलर कंट्री इंडिया में। लेकिन अब मेन क्वेश्चन प्रॉब्लम ये था कि अब सबको घर और जॉब्स कैसे मिलेगी। गवर्नमेंट को चैलेंजेस फेस करना पड़ा कि सबको घर, जॉब्स कहाँ से देंगे। हमारे यहाँ भी तो जॉब्स अपॉर्चुनिटीज ज्यादा नहीं थी। 2. इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। अभी जैसे हमारा देश है, पहले तो ऐसा नहीं था। अलग अलग एरिया, फिर भोपाल, कश्मीर, ईटीसी, जहां पर राजा महाराजा का रूल हुआ करता था। ऑलमोस्ट 500 स्टेट्स रूल्ड बाय महाराजास और ए नवाब। इंटीग्रेशन, ब्रिटिश ने बोला तुम लोग इंडिपेंडेंस रहो। 2. या पाकिस्तान के साथ मिल जाओ या इंडिया के साथ मिल जाओ, ऐसे बोला। प्रिंसली स्टेट को प्रोविंसेस के साथ जोड़ना और बोला और इंडियन यूनियन के साथ मिल जाओ। हैदराबाद हमें मिलाना नहीं चाह रहा था। इंडियन स्टेट में प्रिंसली स्टेट को जोड़ना भी चैलेंज था और हमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का थैंकफुल करना चाहिए हमेशा। इनके ही वजह से प्रिंसली स्टेट इंटीग्रेटेड हुआ। प्रिंसली स्टेट इंडिया यूनियन के साथ मिल गया। अगर नहीं होता आज तो वो लोग का अपना इंडिपेंडेंस देश होता, लेकिन अब हम सब इंडिया में मिल गए। पॉलिटिकल सिस्टम, बहुत सारे चैलेंजेस फेस करे गए। देश कैसे आगे चलेगा, पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा या प्रेसिडेंसी सिस्टम, स्टेट को ज्यादा पावर देना है या सेंट्रल को। डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज, रिलीजन, कल्चर एंड प्रैक्टिसेस। अलग लैंग्वेज, रिलीजन, कल्चर, प्रैक्टिसेस, डाइवर्सिटी में ये सब के वजह से डिवीजन भी होती है। हाई कास्ट के वजह से भी डिवीजन होता है। लो कास्ट, हाई कास्ट की वजह से भी डिवीजन था। फिर लो कास्ट, ठीक। सोसाइटी में दूसरा फैक्ट को फॉलो करने वाले, मीन्स दूसरे धर्म को फॉलो करने वाले, जैसे हिंदू, बुद्धिस्ट, सिख। एक डर ये भी था कि अलग अलग धर्म के लोग हैं हमारे इंडिया में,
कहीं इस वजह से तो डिवीजन ना हो जाए हमारे इंडिया में। तब हमने सोचा इतना सारा डिफरेंस के बाद भी कैसे सबको एक साथ जोड़ के रखा जा सके। ब्रिटिश हम इंडिया को कंगाल बना के चले गए थे। फ्रीडम तो मिल गई, लेकिन देश ऐसे तो नहीं रहेगा। रूल रेगुलेशन तो बनेगा, तो आगे हमारा देश कैसे चलेगा। चैलेंज था ये भी, प्रॉब्लम ऑफ डेवलपमेंट, रूरल इकोनॉमिक challenges, low level of development in cities, slum, health facility। तब ज्यादा लोग गांव में रहते थे और एग्रीकल्चर खेती पे ही डिपेंड थे। अगर कभी क्लाइमेट कंडीशन चेंज हो जाता था और बहुत सारे लोगों की फिर इकोनॉमिकल कल्चर सेक्टर पे डिपेंड थी और फिर उन सबकी इकोनॉमी नीचे हो जाएगी। सिटीज में भी लोग स्लम्स में रह रहे थे और हेल्थ फैसिलिटीज भी प्रोवाइड नहीं हो रही थी। ए कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जिसमें सब रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए थे और रूल एंड रेगुलेशन अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो हमें पनिशमेंट मिलेगी। बिटवीन दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 300 इंडियंस ने खुद का ग्रुप बनाया और मीटिंग हुआ कि क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन में हम रूल एंड रेगुलेशन बनाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बैठी, उसमें 300 इंडियंस थे। ये न्यू दिल्ली में हुई थी। इस मीटिंग के बाद इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बन गया और इफेक्ट में आया 26 जनवरी 1950। लॉ लिखा, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सब लोग को वोट देने का राइट है, चाहे वो मैन हो, वोमेन हो, अमीर हो, गरीब हो, अपर कास्ट के है या लो कास्ट के है, लेकिन एज 21 ईयर से ज्यादा होना चाहिए। अब 18 प्लस हो तो वोट दे सकते हैं हम। एंड यूनाइटेड किंगडम में बस अमीर लोग ही वोट दे सकते थे, गरीब लोग नहीं। यूके यूएस में भी लोगों ने बहुत सफर किया था वोट देने में। वोमेन, किसान और गरीब लोगों को तो मना ही कर दिया था कि आप वोट नहीं दे सकते हो। राइट टू वोट का हक पाने के लिए इन सब ने बहुत स्ट्रगल किया और लड़ाई की। अंत में सक्सेस मिल गया और हमारा इंडिया तो सेक्युलर कंट्री है, सब वोट दे सकते हैं। सेकेंड, इक्वलिटी बिफोर द लॉ इनटू ऑल सिटीजन, हिंदू या मुस्लिम सबको इक्वल ट्रीट किया जाएगा और जो गलत करेंगे, चाहे रिच हो या पुअर, सजा सबको सेम मिलेगी। लॉ हम सब के लिए इक्वल है। जवाहरलाल नेहरू जी ने भी कहा कि हम सब धर्म को इक्वल मानेंगे, हिंदू मुस्लिम को सेम वे में ट्रीट करेंगे। थर्ड फ्यूचर, अनटचेबिलिटी को एबोलिश कर दिया गया। डिस्क्रिमिनेशन होता है अपर क्लास और लोअर क्लास में, वो भी खत्म करना है और अनटचेबिलिटी भी खत्म हो गई थी। लोअर कास्ट को बोलते थे तुम मत जाओ हिंदू टेम्पल में, तुम लोग छोटे जात के हो। कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ बन गया कि सब कोई टेम्पल में जा सकता है। गवर्नमेंट जॉब में भी लोअर कास्ट का रिजर्वेशन करा गया। लोअर कास्ट वाले हैप्पी थे। अब अपर कास्ट वाले ने बोला, हरिजन लोअर कास्ट को बोला जाता है। अपर कास्ट ने बोला ये लोग ठीक नहीं है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जाम के लिए, IAS बोलते इस एग्जाम को।
ये एग्जाम देके आईएएस बनते। तो बोला ये छोटे जात को कैसे पता होगा कि देश कैसे चलेगा, ये लोग से नहीं होगा। कहा में है H.J. खंडेकर, जो कि हरिजन थे, उन्होंने बोला अपर कास्ट लोअर कास्ट तो आपने ही शुरू किया है, बनाया है। बोला हम लोग का बिना काम करता हुआ देख के कि हम लोग कैसा काम करते हैं, आप कैसे बोल सकते हैं कि हमसे नहीं होगा। शेड्यूल्ड ट्राइब्स आदिवासी, शेड्यूल्ड कास्ट को भी रिजर्वेशन मिलना लगा जॉब में। आदिवासी सबको मीन्स ये सब जो एसटी एससी सबको इक्वलिटी मिल रहा था। एसटी को अब हेल्थ केयर और एजुकेशन मिलने लगी। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के लिए लॉ बना रहे थे। कॉन्स्टिट्यूशन मेंबर ने डिस्कस किया कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएंगे और एक स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट स्टेट को देखेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे इंडिया को देखेगी। मैसूर और मद्रास ने बोला ये सेंट्रल गवर्नमेंट तो ज्यादा दिल्ली को ध्यान रखेगी बिकॉज दिल्ली कैपिटल है। फिर गवर्नमेंट ने 3 लिस्ट निकाला, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर होगा। यूनियन लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर होगा। स्टेट लिस्ट स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट के अंदर आएगा। कॉन्करेंट लिस्ट में सेंट्रल और स्टेट दोनों मिल करके काम करेंगे। फिर टैक्स, डिफेंस, फॉरेन अफेयर, फॉरेन कंट्री से जो भी हमारा रिलेशन है, जैसा वहां से जो भी पैसा आएगा, ये सब चीज सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर होगी। 1 स्टेट गवर्नमेंट में एजुकेशन और हेल्थ से लिस्ट रिलेट होगा। 1 स्टेट गवर्नमेंट में एजुकेशन और हेल्थ से लिस्ट रिलेट होगा। गवर्नमेंट स्कूल हॉस्पिटल की रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट की होगी। कॉन्करेंट लिस्ट स्टेट सेंट्रल। फॉरेस्ट में जो भी लॉ बनाया जाएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से पूछ कर ही बनाया जाएगा। अब सब अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाने लगे। अब क्वेश्चन ये था कि लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए। फिर डिसाइड हुआ हिंदी को ही नेशनल लैंग्वेज रख लेते हैं, लेकिन बहुत लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगी। हमारे साउथ इंडियन को हिंदी थोड़ी आती है, तो कैसे हिंदी को नेशनल लैंग्वेज रख दे। फिर टीटी कृष्णम आचार्य ने बोला नहीं, हिंदी नेशनल लैंग्वेज नहीं होगा। देन बाद में ये फाइनल हुआ कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज माना जाएगा। ऑफिस में यूज करेंगे हिंदी एंड इंग्लिश को कोर्ट, सर्विस और कम्युनिकेशन करने के लिए। 1 स्टेट से दूसरे स्टेट तब इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करा जाएगा। इसलिए इंडिया का ऑफिशियल लैंग्वेज तो बन गया, लेकिन नेशनल लैंग्वेज नहीं बन सका। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन के डॉक्यूमेंट को फाइनल किया था। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन BR अम्बेडकर थे। ध्यान में रखा था कि किसी के साथ इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली डिस्क्रिमिनेशन ना हो। सोशल इकोनॉमिक लाइफ लोगों की इक्वल होनी चाहिए। BR अम्बेडकर को बाबा साहेब भी बोला जाता था। मराठी स्पीकिंग फैमिली से थे, लॉयर थे और इकोनॉमिस्ट भी थे, और फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता था। How were states to be formed? Promise of Congress 1. एक बार
कंट्री को इंडिपेंडेंस मिल जाए तब हर लिंग्विस्टिक ग्रुप के लिए अपना स्टेट होगा। मतलब लिंग्विस्टिक ग्रुप मतलब साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। फिर क्या बोला, प्रॉमिस क्या कांग्रेस के, एक बार हम लोग को इंडिपेंडेंस मिल जाएगा तो हर लिंग्विस्टिक ग्रुप का अपना स्टेट होगा। लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बना देंगे, कांग्रेस ने बोला। फिर फ्रीडम मिलने के बाद कांग्रेस ने ये मैटर में सोचा ही नहीं, क्योंकि कांग्रेस डरते थे कहीं फिर पार्टीशन ना हो जाए। पहले ऐसे भी हमारा इंडिया का इतना बड़ा पार्ट अब पाकिस्तान बन चुका है, हमारा पार्टी तो अलग हो गया, पाकिस्तान हो गया। कांग्रेस ने भी सोचा लिंग्विस्टिक ग्रुप का अपना अपना स्टेट दे देंगे तो आगे चल करके कुछ और मांग की तो हमें ये पार्ट चाहिए और वो पार्ट चाहिए कंट्री का, तो इसलिए कांग्रेस डरते थे, फेयर ऑफ पार्टीशन। अब लैंग्वेज के बेसिस पे हम और पार्टीशन का दर्द नहीं सह सकते। लिंग्विस्टिक ग्रुप को बुरा लगा, उन्होंने बोला उनका लिंग्विस्टिक स्टेट होना वाला था, अब नहीं होगा, इसलिए लिंग्विस्टिक ग्रुप नाराज थे। कन्नड़ा स्पीकर, मलयालम, मराठी all looked forward to having their own state, demand for Andhra। तेलुगु स्पीकिंग ग्रुप ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। वो सारे मद्रास प्रेसिडेंसी में आते थे। पहले 3 प्रेसिडेंसी होती थी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी एंड मद्रास प्रेसिडेंसी। मद्रास में बहुत स्टेट आते थे, जैसे कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। तेलुगु स्पीकिंग लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया कि हमें अलग स्टेट चाहिए, हमारा अलग स्टेट बनाओ, और प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। रोड पे निकल गए और ब्लैक फ्लैग लेकर और स्लोगन बोलने लग गए, वी वांट आंध्रा, वी वांट आंध्र प्रदेश, वी वांट आंध्रा। फाइनली एक स्टेट बनाया गया, आंध्र प्रदेश, ठीक है। फिर पोट्टी श्रीरामुलु गांधी जी के आइडियाज को फॉलो करते, तो गांधी जी के आइडियाज को फॉलो करते थे, तो इन्हें क्या किया, हंगर स्ट्राइक किया इन्होंने और डिमांड की हमें खुद का स्टेट चाहिए जिनका नाम होना चाहिए आंध्र स्टेट। हड़ताल और बंद बहुत जगह फिर होने लगा। पोट्टी श्रीरामुलु की लैंग्वेज थी तेलुगु और आंध्र प्रदेश से है, और 15 दिसंबर 1952 में हंगर स्ट्राइक भी वजह से इनके डेथ हो गई। हंगर स्ट्राइक कर रहे थे, भूख बिना खा पी के स्ट्राइक पे बैठे थे कि हमारी मांगे पूरी करो, तो इस वजह से इनकी डेथ भी हो गई, मर भी गए थे। ये बात फैल गई कि ये भूख हड़ताल से मरे हैं, गवर्नमेंट ने बात नहीं मानी हमारी, इसलिए इनकी डेथ हो गई। फिर गवर्नमेंट नहीं मान रहे थे ना, इसलिए सब मिल करके नहीं हमें तो चाहिए हमारा आंध्र स्टेट। फिर इसमें 1 अक्टूबर 1953 में आंध्र एक स्टेट बन गया। अब क्या, ये देख के और स्टेट बोले हमें भी हमारा लैंग्वेज बेसिस पे स्टेट बना दो, तो स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन बिठाई और लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनाया गया, लाइक आसामीज, बंगाली, ओडिया, तमिल, मलयालम, कर्नाटका, मलयालम, कन्नड़ा एंड तेलुगु स्पीकर्स। हिंदी स्पीकिंग रीजन भी डिवाइड हुई थी। नॉर्थ इंडिया में उन टाइम 2 लैंग्वेज बोलते थे, बॉम्बे में मराठी और गुजराती लैंग्वेज के बेसिस पे बॉम्बे भी डिवाइड हो गया था। पंजाब में भी 2 लैंग्वेज बोलते थे, पंजाबी और हरियाणवी। पंजाब 2 स्टेट में डिवाइड किया गया, 2 लैंग्वेज बोलते थे, इसलिए बाइलिंगुअल स्टेट बोला जाता था, क्योंकि 2 लैंग्वेज बोलते थे वहां। इन 1966
द स्टेट ऑफ पंजाब वॉज डिवाइडेड इंटू पंजाब और हरियाणा। बॉम्बे डिवाइडेड हुआ था बॉम्बे और गुजरात में। अभी मैप में, हाँ, पिंक वाला पार्ट प्रिंस स्टेट वाला है, इसमें किंग का रूल चलता था और गवर्नमेंट के अंदर येलो वाला एरिया था। 1975 में पूरा इंडिया गवर्नमेंट के अंदर में आ गया था। नेक्स्ट, प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट। Independence objective of the new nation, lifting India and Indians out of poverty। इंडिया को गरीब से निकाल के कंडीशन अच्छा करना है। बिल्डिंग ए मॉडल टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल बेस, मतलब टेक्निकल एंड इंडस्ट्रियल बेस। मॉडल टेक्निकल बेस बनाएंगे, इंडस्ट्रियल बेस बनाएंगे और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करेंगे और बहुत लोगों को जॉब भी मिलेगी और प्रोडक्शन जो होगा उनको बिग मार्केट में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, बेच भी सकते हैं और इकोनॉमिकल कंडीशन हमारा इंडिया का अच्छा होगा। पैसे आएंगे तो हम गवर्नमेंट, स्कूल, हॉस्पिटल ईटीसी खोल पाएंगे और धीरे धीरे करके पॉवर्टी खत्म हो जाएगी। फिर 1950 में गवर्नमेंट ने प्लानिंग कमीशन सेटअप करी और पॉलिसी डिसीजन की इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को लेकर किस किस तरह हमारी कंट्री में डेवलपमेंट होनी चाहिए और कमीशन जो सेटअप हुआ था उनका फाइनल रिजल्ट ये निकला कि मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल बनाया गया और स्टेट एंड प्राइवेट सेक्टर ऐसा रोल प्ले करेगी जैसे जॉब जनरेट हो और बहुत सारे इंडस्ट्रियल्स बनने लगे। इससे क्या होगा, लोगों को काम मिलेगा और पॉवर्टी, गरीबी खत्म हो जाएगी हमारे कंट्री से। प्लानिंग कमीशन ने डिसीजन लिया 5 ईयर के लिए। हम पहले ही प्लान करके रखेंगे कि आगे आने वाला 5 साल में क्या करना है। पहले 5 ईयर पहले हुआ बहुत डिसीजन हुई, पहले 5 ईयर पहले हुआ बहुत डिसीजन हुई। फिर 1956 में सेकेंड 5 प्लान बना जो उसमें हैवी इंडस्ट्रीज में फोकस करना है, जैसे स्टील एंड ऑन द बिल्डिंग ऑफ लार्ज डैम्स। हैवी इंडस्ट्रीज लार्ज स्केल में होती है और बिग इंडस्ट्री बनाएंगे, ज्यादा वर्कर की जरूरत पड़ेगी। ऐसे ही धीरे धीरे करके गरीबी खत्म होगी। ब्रिटिश के जाते ही हमने अपना इंडिया का डेवलपमेंट करना शुरू कर दिया। डेवलपमेंट हो रहा था, अच्छी बात है, और बहुत लोग के लिए ये अच्छी बात नहीं भी थी। बहुत लोग नहीं चाह रहे थे कि डेवलपमेंट हो। बहुत लोग को ऐसा लग रहा था जैसे कि मीराबेन गांधी जी की फॉलोअर्स थी, तो इन्हें बोला मशीन और ये साइंस एंड मशीनरी तो अच्छा है, साइंस और मशीन तो अच्छा है, इनके रिटर्न में हमें अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, लोगों को जॉब तो मिलेगी, पर हमारा नेचर के अगेंस्ट भी है, नेचर का बैलेंस बिगड़ेगा तो कौन जिम्मेदारी लेगा। कहा उन्होंने एग्रीकल्चर जो हम लोग पहले करते थे उस पे अब भी काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए इम्प्रूवमेंट। द सर्च फॉर एन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। इंडिया का फॉरेन कंट्री के साथ रिलेशन कैसा था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद न्यू इंटरनेशनल बॉडी बनाई गई थी, द यूनाइटेड नेशन, 1945 में। देन कोल्ड वॉर हुआ यूएसए और यूएसएसआर रशिया के बीच में। इन्होंने बोला इंडिया हम लोग को सपोर्ट करो ना। इंडिया ने बोला नहीं नहीं। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने भी बोला हम दूसरों का वार में सपोर्ट नहीं करेंगे। इतना तकलीफ से इंडिपेंडेंस मिली है हमें, और भी कंट्री थी जैसे इजिप्ट, इंडोनेशिया, गाना, और इंडिया के सपोर्ट, नॉन अलाइंड मूवमेंट, हम लोग वार के अगेंस्ट है, हम लोग का सपोर्ट आप लोग
को नहीं मिल सकता। इंडिया ने बोला वार गलत है। इंडिया ने बोला, समझा रही थी कि बीच का काम कर रही थी, समझा रही थी कि दोनों कंट्री के माहौल को ठीक करने की कोशिश कर रही थी। अमेरिका एंड सोवियत भी कि दोनों की वार ना करें, शांति में ही भलाई है, वार से कुछ नहीं होगा। दोनों कंट्रीज को समझाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि हम इंडियंस को पता है कि वार के बाद क्या सब होता है, इसलिए ये दोनों स्टेट को ये दोनों जगह को समझा रहे थे कि लड़ाई मत करो। द नेशन 70 years on इंडिपेंडेंस टुडे क्वेश्चंस। इंडिपेंडेंस से आज तक हाउ वेल हैज द कंट्री डन इन दिस टाइम। हमारे देश आजाद होने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन बना और जो कॉन्स्टिट्यूशन में रूल एंड रेगुलेशन बना उस हिसाब से देश चलेगा, और जो रूल एंड रेगुलेशन नहीं फॉलो करेगा उनको पनिशमेंट मिलेगी। What extent has it fulfilled the ideas set up? The ideals जो सेटअप हुआ था, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल एंड रेगुलेशन लिखा गया था, क्या अब तक वो फॉलो होता है? तो कैसे चला, और आइडियल्स जो सेटअप करा था कॉन्स्टिट्यूशन में, तो हम अब क्या बोल सकते हैं? यस, हम प्राउडली बोल सकते हैं इंडिया इज स्टिल यूनाइटेड। और भी देश को इंडिपेंडेंस मिली थी, लेकिन वो तो डिवाइड हो गई। पहले वेस्टर्न पाकिस्तान एंड ईस्टर्न पाकिस्तान, बट 1971 में ईस्टर्न पाकिस्तान से पहले वेस्टर्न पाकिस्तान एंड ईस्टर्न पाकिस्तान था, बट 1971 में ईस्टर्न पाकिस्तान से टूट करके बांग्लादेश बन गया। हम इंडियंस यूनाइटेड है, एक है। और 1947 में जो हमने डेमोक्रेटिक का आइडिया सेटअप करा था कि सेकुलर होगा, डेमोक्रेटिक होगा, वही सेम डेमोक्रेटिक आइडियाज आज भी हमारे देश में चल रही है। फॉरेन लोग ने ऐसा सोचा, ऐसा ऑब्जर्व किया कि इंडिया तो नहीं रह पाएगी एक सिंगल कंट्री, एक देश जैसा। क्यों? आसपास के एरिया मिलिट्री रूल में चले गए, इसलिए ब्रिटिश को भी लगा कि इंडिया भी मिलिट्री रूल बन जाएगी। ब्रिटिश को लगा इंडिया एक देश बन के रह नहीं पाएगी, बिकॉज इंडिया में डिफरेंट लैंग्वेज के लोग हैं, डिफरेंट कास्ट के लोग हैं, रिलीजन डिफरेंट, कल्चर डिफरेंट, इतनी डाइवर्सिटी है, तो पॉसिबल नहीं है कि इंडिया यूनाइटेड बन के रह सके। लेकिन हम डेमोक्रेटिक देश में रहते हैं और यूनाइटेड है। अचीवमेंट 70 में जो हमारे इतने इंडिपेंडेंस हुए, फिर 17 जनरल इलेक्शन करवाए और सब सक्सेस रहे। हंड्रेड्स ऑफ स्टेट एंड लोकल इलेक्शन करवाए। देयर इज ए फ्री प्रेस एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जो गवर्नमेंट और लोगों को भी देखेंगे। 70 इयर्स इंडिपेंडेंस हुआ, कितना टाइम हो गया। यस, हमारा इंडिया में अलग अलग फेथ के लोग हैं, लेकिन भी जब नेशनल यूनिटी की बात आती है तो सब एक है, इंडियंस है। और प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन हमें निकालना है, डीप डिवीजन बिटवीन हायर कास्ट लोअर कास्ट। ऊंची कास्ट और नीचे कास्ट के बीच का जो डिस्क्रिमिनेशन है खत्म करना है। रूरल एरियाज में दलित के साथ वायलेंस होता है और डिस्क्रिमिनेशन भी होता है गांव के इलाके में। कुछ एरियाज में तो दलित वाटर सोर्स जो है टेम्पल, पार्क्स और अदर पब्लिक प्लेसेस में जाने का हक नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में हर रिलीजन को इक्वल माना गया है, लेकिन फिर भी रिलीजन के बीच कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। ये प्रॉब्लम को हमें ठीक करना है। रिच एंड पुअर लोग में भी गैप आ गया है बहुत ज्यादा। कुछ बड़े बड़े घर में रहते हैं और रेस्टोरेंट्स चले जाते हैं और वहां जाके अफोर्ड करते हैं वो सब चीज, और कुछ महंगे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं बच्चों को, विदेश घूमने जाते हैं फॉरेन, और पुअर लोग ये सब नहीं कर पाते। BPL
बिलो पॉवर्टी लाइन, अर्बन स्लम्स रिमोट एरिया में रहते हैं, विलेज में रहते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करते हैं, जैसे ठीक से हेल्थ फैसिलिटी नहीं मिलना, हैवी रेनफॉल में घर में पानी आ जाना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो है सब लॉ के सामने, कानून के सामने इक्वल होंगे, बट रियल में ऐसा नहीं है। लॉ के सामने सब लोग बराबर नहीं है। नियम तो है, लिखा हुआ तो है, रूल एंड रेगुलेशन तो है कि इक्वल सिटीजन को मानो, लेकिन रियलिटी में नहीं हो पाता है। कंक्लूजन, इंडिया को इंडिपेंडेंस के बाद भी ज्यादा सक्सेस नहीं मिली, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम हार गए हैं। हम हारे नहीं है, धीरे धीरे करके सक्सेस मिलेगी हमें, और धीरे धीरे करके सक्सेस हो रहे हैं हम। व्हाट हैपेंड इन श्रीलंका, तो यहाँ में भी इनके स्ट्रगल के बारे में दिया गया है, पढ़ लेना, ठीक है। थैंक यू।